ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको गुड मॉर्निंग लाहौर में खुशामदीद कहेंगे। खूबसूरत दिखना और परमानेंट मेकअप, ये चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा चाही जाने लगी हैं। और चाही किसकी तरफ से जाने लगी हैं? पहले तो हम सुनते थे ख़वातीन इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं, उनका दिल करता है हम बहुत ही हसीन और जमील दिखें। बट अब तो मर्द हजरात की भी बात की जाए तो वो अपनी ब्यूटी को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं। अच्छा, जब हम इन तमाम चीज़ों की बात कर रहे हैं सो आजकल एक परमानेंट मेकअप भी आया हुआ है जिससे आप कुछ अरसे के लिए अपने गाल जो हैं वो पिंक कर सकते हैं, कोई ना कोई लिप कलर यूज़ कर सकते हैं। बट जब आप किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं या आर्टिफिशियल किसी प्रोसीजर की तरफ जाते हैं सो समटाइम्स आपके लिए कुछ चीज़ें नुकसानदेह भी होती हैं और हर चीज़ हर एक के लिए सूटेबल नहीं होती। तो हम जानने की कोशिश आज ये करेंगे कि परमानेंट मेकअप अगर आप करवाएं तो किस अंदाज में करवाना है और उसके लिए आपका जो डॉक्टर है या कॉस्मेटोलॉजिस्ट है उसका ऑथेंटिक होना, उसके पास काबिलियत होना कितना ज़रूरी है, नुकसानात क्या हैं, किन लोगों को नहीं करवाना चाहिए, तमाम चीज़ें हम आज डिस्कस कर रहे होंगे। हमारे साथ फेशियल एस्थेटिक एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अरीज हमें शो में ज्वाइन कर रही हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जब हम परमानेंट मेकअप की बात करेंगे सो परमानेंट मेकअप में हम किन किन चीज़ों पर, मतलब अपने फेस के किन किन हिस्सों पर परमानेंट मेकअप करवा सकते हैं? परमानेंट मेकअप अगर हम स्टार्ट करें बेस से तो बीबी ग्लो बहुत इस वक्त उसकी हाइप भी क्रिएट हुई है, बहुत लाइट सी बीबी कवरेज उसके साथ की जाती है। इसके अलावा आईब्रोज़ की माइक्रो ब्लेडिंग है, लिप टेंट है, चीक टेंट है अगर आप कोई मोल बनवाना चाहते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जिसमें मतलब वो हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ भी नहीं जाना चाह रहे हैं, फीमेल्स हैं ऐसी, और उनके बाल बहुत ज़्यादा थिन हो गए हैं और अब कोई और चीज़ काम नहीं कर रही है और उनको चाहिए कि वो जो पार्टेड स्पेसिंग है उसको वो कवर करना चाह रही है। तो हम हेयर लाइन जो है वहाँ पर भी थोड़ा सा परमानेंट मेकअप के थ्रू उसकी फिलिंग कर देते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये तमाम चीज़ें आप ठीक कर सकते हैं। अच्छा, जब हम बीबी ग्लो की बात करते हैं, ये मैंने भी बहुत ज़्यादा इसके बारे में सुना और मुझे रिकमेंड भी किया गया कि ऐसे ही करवा कर देख लें और ऐसे ही दिल करता था ना कोई अपने फेस पर चेंज लाने का, सो मुझे किसी ने रिकमेंड किया। लेकिन हमेशा से कहा जाता है नहीं, हर एक को नहीं करवाना चाहिए, तुम्हें क्या ज़रूरत है, इसके नुकसानात भी होते हैं। उस टाइम तो आप ठीक रहते हैं, फिर उसके कुछ अर्से के बाद आपके साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप ज़रा हमें क्लियरली बताएं कि व्हाट आर द साइड इफ़ेक्ट्स और कौन लोग करवा सकते हैं? बिल्कुल, बीबी ग्लो के साथ अगर किसी की स्किन ऑयली है तो मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करती कि वो करवाए, क्योंकि उसमें जब आप एक लाइट सी कवरेज दे रहे हैं तो उसमें ब्लॉकिंग होने के चांसेस बहुत होते हैं। और ऐसे लोग जिनके पहले ही ऑलरेडी ग्लैंड्स हाइपर एक्टिव हैं और वो ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनमें क्लॉगिंग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और डेफिनेटली एक्नी प्रोड्यूस हो सकती है। दूसरी एक और चीज़ जिसके साथ लोग आते हैं वो बड़ा कंफ्यूज होते हैं और वो आके समझते हैं कि जी शायद हम बीबी ग्लो करवाएंगे तो बिल्कुल एक प्रॉपर फ्लॉलेस बेस टाइप लुक आ जाएगी। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। वो बिल्कुल एक लाइट सी कवरेज जो एक बीबी क्रीम आपको दे देती है वो आती है और वो भी 3 से 4 सेशंस के बाद। इट्स अ स्लो बिल्ड अप, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आपने एक सेशन किया और उसके बाद वो कम्प्लीटली आपकी बेस बन गई, ऐसा नहीं है। आपको 3 से 4 सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं। प्लस उसमें शेड सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही शेड आप हर बंदे पे नहीं लगा सकते, आपको कॉम्बिनेशंस करने पड़ते हैं। जिस तरह बेस आप हर बंदे के लिए शेड डिफरेंट होता है और फेस के डिफरेंट एरियाज़ पे आपको डिफरेंट शेड्स लगाने पड़ते हैं। बीबी ग्लो में भी ऐसे ही है, लेकिन उसमें आपके लिए बहुत सारी चीज़ें मना भी हो जाती हैं। लाइक यू कैन नॉट डू वैक्सिंग आफ्टरवर्ड्स। आप उसमें कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें एसिडिक नेचर की कोई क्रीम है वो बिल्कुल नहीं लगा सकते। लाइक विटामिन सी हो गई या कोई भी ऐसी क्रीम्स जो आप स्किन ब्राइटनिंग के लिए लगा रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। ब्लीच नहीं कर सकते, पॉलिशर नहीं कर सकते स्पैन के लिए, जब तक आप चाह रहे हैं कि आपकी रहे। क्योंकि बिल्डअप के बाद लाइक 3 to 4 सेशंस के बाद जो बीबी ग्लो लास्ट करता है वो 3 to 4 मंथ्स करता है। लेकिन अगर आपने 3 to 4 मंथ्स के स्पैन में ब्लीच कर ली, कोई एसिडिक आपने चीज़ लगा ली, स्क्रबिंग हार्ड कर ली, तो वो बिल्कुल फारिग हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं ना कॉस्ट के बारे में भी, तो आप कह रही हैं 3 से 4 सेशन के बाद आपको मुतल्लिका रिजल्ट्स मिलना शुरू होते हैं। तो एक सेशन की कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली कितनी बनती है ताकि लोगों को इस हवाले से भी पता लगे? रेंजिंग बिटवीन 8,000 to 12,000। ठीक है। और कितने अरसे बाद एक सेशन लेना पड़ता है? अप्रॉक्सीमेटली 10 डेज़ के बाद इसकी 10 डेज़ के बाद, और फिर 4 से यानी कि 40 to 43, 45,000 तक आपका ये खर्चा है। उस पर भी एक और प्रॉब्लम ये है कि अगर आपकी मतलब नीचे पिगमेंटेशन नहीं है
तो मैं कहती हूँ कि आप करवाएं। और आमतौर पे जिस तरह अगर ब्राइड्स हैं और उसके बाद वो चाह रही हैं कि जी हमारा कुछ अरसे के लिए लाइक वो चाह रही होती हैं कि वो सुबह उठें और दे शुड बी रेडी टू गो, उस तक के लिए ठीक है। अदरवाइज़ मेरा मशवरा ये होता है कि वो इन्वेस्टमेंट जो आप बीबी ग्लो पे कर रहे हैं आप अपनी स्किन पे करें, ठीक है। अच्छा, वो स्किन पर किस तरह से इन्वेस्ट किया जा सकता है? लाइक आप दैट इज़ द बेटर वे टू गो फॉर इट इज़ PRP, माइक्रो नीडलिंग के लिए, क्योंकि वो एक नेचुरल फॉर्म है। मुझे पर्सनली वो इससे ज़्यादा पसंद है। उससे क्या, उसके रिजल्ट्स को अगर हम देखें तो उससे क्या होता है? उसके रिजल्ट्स में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि साइड इफ़ेक्ट के चांसेस नहीं होते, आप कंप्लीटली वो बाईपास कर जाते हैं, क्योंकि वो पेशेंट का अपना प्लाज्मा होता है, उसी के डेरिवेटिव्स है, तो किसी किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स पॉसिबल नहीं होते उसके साथ। ठीक है। प्लस ये कि जो कुछ भी आ रहा है वो रीजनरेट कर रहे हैं सेल्स, उसमें एंटी एजिंग का इफेक्ट भी होता है, प्लस आपकी इवन स्किन टोन होती है, पोर्स टाइट होते हैं, तो वो सारे बेनिफिट्स जो आपको मिल रहे हैं वो ज़्यादा लास्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू दीज आर्टिफिशियल प्रोसीजर्स। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, परमानेंट मेकअप की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम आईलैशेस भी काउंट कर सकते हैं। सो आप आईलैशेस वगैरह भी लगाती हैं, सो ये थोड़ा बहुत पेनफुल होता है या बिल्कुल कुछ नहीं कहता? कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होता। लेकिन उसमें ये कि अक्सर लोग आके कहते हैं कि शायद हम मुंह भी नहीं धो सकते या हाथ नहीं लगा सकते, ऐसा कुछ नहीं है, या कोई भी क्रीम नहीं लगा सकते, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हाँ, डेफिनेटली थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है, आपने खुद से नहीं उसको उतारना, ठीक है। आपको लग रहा है कि आप यूर डन विद इट, या आप अब थक गए हैं या आपका मतलब इनको रिमूव करवाना चाह रहे हैं, तो हमारे पास ये हैं वो रिमूविंग के लिए स्पेशली जेल्स होती हैं जिनसे इनको रिमूव किया जाता है। और ये कितने अरसे के लिए होती है आईलैशेस वाला? अप्रॉक्सीमेटली 4 to 6 वीक्स, और उसके बाद आपको रीफिल करना पड़ता है इनको। सही हो गया, रीफिल करना पड़ता है 4 to 6 वीक्स के लिए होता है। और इसके भी सेशंस होते हैं या एक सेशन में एक ही सेशन? और इसकी अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट कितनी है? अप्रॉक्सीमेटली इसमें भी रेंज करता है 8,000 to 14,000 के अराउंड, कि आप कौन सी, इसमें 2-3 तरह की होती है कि किस तरह की डेंसिटी आप चाह रहे हैं। लाइक क्लासिक में बहुत लाइट सी लगती हैं, हाइब्रिड के अंदर ज़रा मिक्स वॉल्यूम होता है, और एक रशियन होती है जिसमें फुल वॉल्यूम होता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब हम आ जाते हैं चीक्स पर और ब्लश ऑन पर। सो वो किस तरह से आप लोग उसको इन्फ्यूज़ करते हैं स्किन के अंदर या अप्लाई करते हैं, बेटर वर्ड है अप्लाई करना, और वो कितने सेशन के बाद रिजल्ट्स आने लगते हैं? और फिर जब हम ब्लश ऑन का कोई शेड सिलेक्ट करते हैं तो वो क्लाइंट की मर्ज़ी पर होता है या सबके लिए एक ही शेड होता है? नहीं, वो स्किन टोन के अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करते हैं, और उसमें ज़ाहिर एक बंदे एक ही शेड हर बंदे पे नहीं आप इस्तेमाल कर सकते, और उसके सेशंस 2 होते हैं। तकरीबन हम 50 डेज़ के बाद दूसरा सेशन रिपीट करते हैं। 15 या 15 डेज़? 15 डेज़ पे हम दूसरा सेशन रिपीट करते हैं। और इसको करने का तरीका यही होता है कि कलर्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी के साथ कंपैटिबल होते हैं, और उनको हम माइक्रो नीडलिंग के थ्रू इन्फ्यूज़ करते हैं। ठीक। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि जो करने वाला है उसके पास अब जब आप जा रहे हैं तो उसके कुछ रियल पेशेंट्स के रिजल्ट्स देखें। मेरे पास एक बच्ची आ चुकी है और उसकी 1 महीने के बाद शादी थी। उसने चीक्स का टेंट किसी क्लिनिक से लिया, एंड मैं आपको बता नहीं सकती कि उतना एक हॉरिबल पैच था। इट वाज जस्ट लाइक एक क्लाउन्स के फेस पे ऐसे वो उन्होंने जो टैटू वाली नीडल होती है उससे बना दिया हुआ था, एंड देवर मतलब एग्जैक्टली द लाइंस, और बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट और फेक और आर्टिफिशियल दैट वाज एक्चुअली रेड कलर, दे यूज द रेड कलर, और प्लस वो लाइंस बनाई हुई थी और बीच में उसके गोल इस तरह बनाया हुआ था, और वो बहुत अजीब सी, और 1 महीने के बाद उसकी शादी तो थी। फिर आपने उसको ठीक कैसे किया? We used laser for removal. अच्छा, जब आपने उसको रिमूव कर, वो खुद ब खुद रिमूव होगा या आपको उसको लेज़र से रिमूव करना पड़ता है? अगर तो आप उसको टाइम देते हैं तो यूजुअली 4 to 6 मंथ्स के बाद वो खुद ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन जितना डार्क कलर की, क्योंकि जब आप देखें ब्लश ऑन करते हैं तो बहुत, हम जब भी करते हैं तो हम कोई भी चीज़ ऐसे करते हैं कि बहुत लाइट और नेचुरल लगे। ये नहीं कि आप आ रहे हैं और दूर से कोई ये कहे कि जी उफ इतना ब्राइडल मेकअप आपने पूरा, या वो तो खैर ब्राइडल से भी हम एक कहेंगे कि कुछ ज़्यादा की चीज़ कर रहा था, मतलब हाँ, वो मतलब एक गलत तरीके से किया गया था, और वो उसकी ज़ाहिर फॉर्मुलेशन ही ठीक नहीं थी, प्लस उसको किया ठीक जगह नहीं हुआ था, कलर की सिलेक्शन बहुत मतलब बिल्कुल भी सही नहीं थी। उसमें फिर ये कि जब इतनी जल्दी है और 1 महीना रहता है तो फिर उसको लेज़र के साथ हमने रिमूव किया था। ठीक हो गया। अच्छा, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं इस तरह से ब्लश ऑन? और इसके जब हम सेशन की बात करते हैं तो एक सेशन की कॉस्ट कितनी आती है? इसके यूजुअली आप दोनों सेशंस का कलेक्टिवली चार्ज करते हैं, और वो आपको कलेक्टिवली 30,000 के अराउंड कॉस्ट करता है। बिल्कुल ठीक। अब हम आ जाते हैं लिप टिंट पर। सो वो भी स्किन टोन के हिसाब से आप लोग और उसको नेचुरल टोन्स हम रखते हैं, क्योंकि अगर आप ब्राइट कलर यूज़ करते हैं तो आप ये देखें कि आपने डिफरेंट शेड्स यूज़ करने हैं,
ठीक है। उसमें आप ऊपर कोई भी कलर लगाएंगे तो उसकी वजह से, क्योंकि नीचे अगर डार्क कलर है तो कलर चेंज हो जाएगा, तो हम आम तौर पे कॉरल, लाइट पिंक, इस टाइप के शेड्स में जाते हैं। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कि वो मेल्स भी करवाते हैं जो चेन स्मोकर्स होते हैं, उनके बिल्कुल ब्लैक हुए होते जो लिप्स होते हैं उसमें हम करते हैं, वो बड़ा अच्छा रिजल्ट एक नेचुरल पिंक की साइड पे आ जाता है। ठीक, और इसके कितने सेशन और फिर एक सेशन की कॉस्ट कितनी है? ये 2 सेशंस इसके होते हैं और ये भी 15 डेज़ के बाद होता है, और इसमें जो ये रहता है ये तकरीबन 4 से 6 महीने रहता है। अगर कोई लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा एसिडिक चीज़ों को या स्मोकर्स हैं, उनका थोड़ा ज़रा जल्दी चला जाता है, लाइक 4 मंथ्स के अराउंड, अदरवाइज 6 मंथ्स। सही हो गया। अच्छा, जब हम आईब्रो की बात करते हैं तो बाज़ लोग अपनी आईब्रो में भी फिलिंग करवाते हैं, सो वो किस तरह से होती है, कितने सेशन? और फिर बाज़ लोगों को, जो मेरे जैसे लोग होते हैं, उनका दिल करता है हम अपनी आईब्रो की थोड़ी शेप चेंज करवा लें, यहाँ पर थोड़ी आर्च बने, उठाकर थोड़ा ऐसे करके हो जाए, सो ये चीज़ें पॉसिबल हैं, और हैं तो किस तरह हैं, और फिर ये परमानेंट होती हैं या ये वापस अपनी जगह पर आ जाती हैं? ये जो आईब्रोज की माइक्रो ब्लेडिंग है, दैट इज़ माई मोस्ट फेवरेट। आपको इतना ज़बरदस्त ये चेंज देती हैं। इसमें 2-3 तरह से किया जाता है। एक कंप्लीट फिलिंग है विच आई डोंट लाइक और एंड आई डोंट डू इट। दूसरा इसमें हेयर स्ट्रोक्स के साथ, कंप्लीटली हेयर स्ट्रोक्स के साथ होता है। जो थर्ड है उसमें हम बेसिकली कॉम्बिनेशन करते हैं माइक्रो शेडिंग का और हेयर स्ट्रोक्स का, और वो बहुत नेचुरल लगता है। ये हम डिसाइड करते हैं कि लाइक हमारे पास बहुत यंग कोई बच्ची आ रही है तो हम सिर्फ हेयर स्ट्रोक्स देते हैं उसको, ताकि वो बिल्कुल नेचुरल उसका लगे। अक्सर लोग जब हमारे पास आते हैं उनकी किसी ना किसी जगह पे गैप होता है, सही, या विद द पैसेज ऑफ टाइम वो आईब्रोज करवा के बहुत थिनिंग हो चुकी होती है। इवन ऐसे पेशेंट्स जिनको थायराइड का इशू होता है, उनकी भी बहुत ज़्यादा थिनिंग हो गई होती है। तो इस तरह के यहाँ एलोपीशिया, बाज़ 1-2 बच्चियाँ मेरे पास आई, उनको एलोपीशिया का इशू था और उनकी एक्चुअली बाय बर्थ ही उस तरह से नहीं थी, और वहाँ पर भी हमने बनाई, और वो आपकी कंप्लीट लुक चेंज करता है। लेकिन मेक श्योर फिर कि आप जिससे करवा रहे हैं उसका काम आप ज़रूर देखें। अच्छा, ये जो आईब्रो आप कह रही हैं, ये परमानेंट होती हैं या ये थोड़े अरसे के बाद ये अपनी वापस जगह पर आ जाएंगी? ये 1 साल से ऊपर गुजारती हैं, और उसमें भी ये ख़त्म नहीं होती हैं, थोड़ा बहुत नीचे कलर रह जाता है, और उसको जब आप रिफ़्रेश करवाते हैं तो वो 3 से 4 साल गुजारता है। अच्छा, और ये पेनफुल होता है जब आप आईब्रो को थोड़ा सा पोजीशन उसकी चेंज करवा रहे हैं, इससे ऊपर को करवा? पोजीशनिंग जब हम चेंज करते हैं उसमें हम कॉम्बिनेशन करते हैं, हम अकेले माइक्रो ब्लेडिंग के साथ नहीं करते। माइक्रो ब्लेडिंग के साथ हम कुछ उसको ऊपर लेके जाते हैं, बाकी अगर कोई किसी को ज़्यादा लिफ्ट चाहिए होती है तो हम बोटॉक्स या थ्रेड्स में से डिसाइड करते हैं। तो एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है। और उसमें जब हम किसी की भी आईब्रोज बना रहे होते हैं तो मेरी कोशिश ये होती है कि हम जो स्ट्रोक्स मेनली बनाएं वो ऊपर की तरफ बनाएं, और ताकि अगर कभी किसी वक्त में कोई चाहे कि उन्होंने बारीक करनी है तो वो नीचे से बाल निकलवा के उसको बारीक भी कर सके, तो वो अगर शेप चेंज भी करना चाहें तो वो हो सके। अच्छा, एक और चीज़ आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हैं कि हमेशा वहाँ से काम करवाएं जहाँ पे ऑथेंटिक लोग हों, उनके पास कोई ना कोई सर्टिफाइड हो, डिग्री वगैरह जो भी पढ़ाई के हवाले से है। जब आप इस पर बहुत ज़्यादा फोकस है और आपने का पिछला काम भी देखें, सो इसका मतलब है कि अगर आप किसी गलत बंदे के पास जाएंगे, जिस तरह से भी आपने एक एग्जांपल भी कोट की कि वो बिल्कुल क्लाउन के चीक्स लग रहे थे, तो इसका मतलब है कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। चलें, ये तो एक अजीब सा लग रहा है, आर्टिफिशियल लग रहा है, बट कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे। सो परमानेंट मेकअप के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? देखिए, साइड इफ़ेक्ट सबसे पहली बात ही यही है कि जब आप व्हेन यू आर यूजिंग अ वर्ड परमानेंट, तो इसका मतलब है वो काफ़ी देर लास्ट करेगा, हमेशा के लिए नहीं करेगा। हमेशा के लिए नहीं भी करा, लेकिन वो जो स्पैन वो करेगा, तो उसमें अगर आपकी शेप किसी ने ख़राब कर दी, कलर सिलेक्शन गलत होगी, तो फॉर दैट पीरियड आपकी लाइफ मेजरेबल हो जाएगी। ठीक है। अब जिस तरह हमारे पास अक्सर लोग आते हैं तो वो ब्लैक शेड यूज़ किया होता है आईब्रोज में, उसके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि देखिए किसी भी इंसान की अगर आप देखें तो बिल्कुल जेट ब्लैक आईब्रोज नहीं होती हैं, और थोड़े अरसे के बाद वैसे भी उस कलर को अगर आप ब्लैक को देखें तो या वो ब्लूइश में टर्न हो जाता है या वो ग्रे में टर्न हो जाता है, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज होता है। इसलिए आई नेवर यूज ब्लैक कलर इन आईब्रोज, नेवर। ठीक है। आप तो फिर विच कलर डू यू यूज? डार्क ब्राउन के शेड्स, इसके अलावा अगर आपके हेयर कलर के साथ मैच करते हुए ऐश के कलर्स होते हैं, आपने ब्राउन्स में जाना होता है। ठीक है। अगर उसमें आप ब्लैक की तरफ जाते हैं तो ब्लू कलर, ग्रे कलर आना बहुत कॉमन है। प्लस उसमें भी हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जो कहीं ना कहीं से उन्होंने गड़बड़ करवाई हुई होती है, क्योंकि अक्सर यहाँ पर पाकिस्तान में, क्योंकि जब किसी भी चीज़ की हाइप स्टार्ट होती है तो अनफॉर्चुनेटली जिस भी बंदे की समझ में कुछ आता है यूट्यूब देख के वो शुरू हो जाता है करना। ये देखिए बगैर कि जी अब जो मैं जिसके साथ कर रहा हूँ
उस बेचारे के साथ क्या होगा। नॉट ओनली विद दीज ट्रीटमेंट्स, आईब्रोज के साथ बहुत कॉमनली मेरे पास लोग आते हैं कंप्लीटली फिल्ड की होती हैं, बॉक्सेस की तरह फिल्ड की होती हैं, फिर वो हमें पहले रिमूव करनी पड़ती हैं लेज़र से, फिर नई शेप्स देनी पड़ती हैं। हम कर तो लेते हैं मैनेज, लेकिन वो देखिए आपके लिए वो उतना ही ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो जाएगा। ज़ाहिर एक चीज़ को रिमूव करना है फिर दोबारा बनाना है, प्लस ज़ाहिर है कि थोड़ी बहुत पेन भी फिर उसमें इन्वॉल्व हो जाती है जब आप लेज़र से रिमूवल कर रहे हैं। और उसके अलावा जो एक डिप्रेशन अक्सर ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, क्योंकि आप आईब्रोज को किसी भी तरह कंसील नहीं कर सकते, ठीक है। वो आपकी वो चीज़ है जिसके ऊपर ना आप बेस लगा सकते हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, ख़राब शेप बन गई है तो अब आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। उसमें बाज़ दफ़ा हमारे पास ऐसे लोग भी हैं जिनके ऊपर नीचे स्ट्रोक्स दिए होते हैं, कलर सिलेक्शन बड़ी अजीब सी की होती है। लेकिन हेल्थ का कोई नुकसान पहुंचता है या स्किन को कोई परमानेंट डैमेज पहुंच गया, अल्लाह ना करे कोई स्किन कैंसर इन चीज़ों से हो जाए, कुछ ना कुछ गलत इंस्ट्रूमेंट्स या इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करने से? स्किन कैंसर तो खैर नहीं होता, लेकिन इन्फेक्शंस इसलिए हो सकती हैं कि अगर जो नीडल्स आपके ऊपर यूज़ की जा रही हैं वो स्टेरलाइज नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मतलब वो आपके ऊपर इस्तेमाल होने वाली नीडल्स या जो भी इक्विपमेंट इस्तेमाल किया जाए वो प्रॉपरली स्टेरलाइज्ड हो। कलर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि वो ऐसे कलर्स हों जो बॉडी के लिए ही बने गए हैं, ठीक है, किसी और तरह के कलर्स को इस्तेमाल ना कर दिया जाए। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट मैटर करती हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूँगी कि क्या आईलाइनर भी परमानेंट मेकअप में आता है, लग जाता है, और फिर ये कितने अरसे बाद रिमूव होगा अगर कोई भी इंसान इसको लगवाए, लाइक अप्लाई करवाए? आईलाइनर यूजुअली 7 to 8 months लास्ट करता है। बिल्कुल ठीक हो गया। और कोई इंपॉर्टेंट बात जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाह रही हो रिगार्डिंग द परमानेंट मेकअप? परमानेंट मेकअप से रिलेटेड मेरा यही होगा कि जब भी आप डिसीजन ले रहे हैं तो बहुत सोच समझ के लें, क्योंकि ये वो एक चीज़ है जो आपके चेहरे पर कम से कम भी कोई भी चीज़ है वो 5 से 6 माह लास्ट करेगी, ठीक है। और फिर मैं वही बात कहूँगी कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिससे आप काम करवा रहे हैं उसका पिछला काम ज़रूर देखें। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। डॉक्टर अरीज हमारे साथ शो में मौजूद थी, और जिन्होंने परमानेंट मेकअप करवाना है, जो टिप्स इस दौरान शेयर की गई हैं उनको ज़रूर फोकस करें और वो चीज़ करवाएं जो आपके स्किन टोन के मुताबिक हो, और कुछ भी ऐसा ना करवाएं जो कि बिल्कुल आर्टिफिशियल एक लुक दे। और मेरे ख्याल में अगर आपका डॉक्टर या जिससे भी आप करवा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा मुस्तनद होगा, सर्टिफाइड होगा ना, तो वो फिर आपको खुद भी गाइड कर सकता है। बट एनी हाउ व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।